उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर। एक लड़की खिड़की पर खड़े हाथों में प्रेस लिए किसी सोच में गुम थी। उसे देखकर लग रहा था कि न जाने कितने उधेड़-बुन में है, जो उसे अपने कपड़े जलने तक का एहसास नहीं हुआ। हाथ जलने की महक से बाहर से एक औरत कमरे में आकर उसे झपटते हुए, रे लड़की, तूने नए कपड़े जला दिए। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, जो तू ऐसे रईसों की तरह एक जलाएगी तो दूसरा हाजिर हो जाएगा। वो उसे दूर करते हुए प्रेस को कपड़े से हटाते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली। उनकी बात सुनकर वो लड़की थोड़ी सहम सी गई। उसकी तंद्रा एक सेकंड में आकर उस औरत ने तोड़ दी थी। वो घबराते हुए कपड़े और उनको देखकर, माफ कर दो अम्मा, हम इसे ही सिलकर पहन लेंगे, नया की कोनो जरूरत नहीं है। वो औरत खींचकर साड़ी को साइड में फेंकते हुए, हाँ, ताकि हमारी सरेआम ना कट जाए। अरे फटे हुए कपड़े में अगर तुझे लड़के वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आई बड़ी सिलकर पहनने वाली, आकर मेरे से कोई साड़ी ले जा, और अगर उसे जलाया ना तो मैं तुझे जला दूंगी। इतना कहकर वो फनफनाते हुए बाहर चली गई। वो लड़की उस फेंकी हुई साड़ी को हाथ से उठाकर जली हुई जगह को देखती है, जो बहुत ज्यादा जल चुकी थी। फिर अपने हाथ को देखती है, जो उनके ऐसे अचानक से छीनने के कारण जल गए थे, अब जल रहे थे। वो साड़ी को अच्छे से लपेट साड़ी को एक तरफ रख वहां से बाहर की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर घबराहट ने जगह ले रखी थी। उसका कमरा कम स्टोर रूम ज्यादा लग रहा था। अब गांव में घर था तो क्या ही किसी का कमरा। एक साइड गोहरी गोबर बनाने के उपले रखे हुए थे, तो एक तरफ अनाज की बोरियां रखी हुई थी। वो लड़की जाकर अपने जले हुए हाथ को पानी में डाल देती है। वो सच में बहुत जल रहा था। उसको अपने पीछे ना आता देखकर वो औरत जो अभी अभी उस पर चिल्लाकर गई थी, वो अपने कमरे से ही उस लड़की को चिल्लाते हुए आवाज देने लगती है, प्रीतिया, प्रीतिया, कहाँ मर गई तू? वो उसके नाम का पूरा मर्डर कर चुकी थी। उसका नाम प्रीतिका शर्मा है। अभी इस बार 12th किया है। उसके घर में उसके पापा चंदर, अम्मा सुधा, जो कि उसके पापा की दूसरी पत्नी है, और रानी, जो कि चंदर और सुधा की बेटी है। प्रीतिका की मम्मी, जो कि बचपन में ही उसे पैदा करने के आधा घंटा बाद ही मर गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि या तो वो प्रीति को बचा सकते हैं या फिर उसकी माँ को। तब उसके पिता चंदर जी ने अपनी वाइफ का चुनाव किया था, पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि गीता जी की डेथ हो गई। चंदर जी उनसे बहुत प्रेम करते थे। उनके जाने का जिम्मेदार वो प्रीति को मानने लगे। उसे अपने जीवन की पनौती मानते हैं। बाद में उन्होंने सुधा जी से शादी रचा ली थी। सुधा जी पहले तो प्रीति पर ध्यान भी देती थी, पर फिर रानी के होने के बाद तो फिर उनके भी असली रंग दिखने लगे। उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी। कह लें तो उसने पूरी लाइफ ऐसे ही अकेले खुद में ही बिताई थी, और आगे का अभी उसे खुद नहीं पता। आज उसको देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। वो आगे पढ़ना चाहती थी, पर किसी से कह नहीं पाई, और किसी को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ा। बड़ी मुश्किल से तो 12वीं तक ही पढ़ाया। रानी उससे 2 साल छोटी है। उस घर में कहने को सिर्फ अपने रहते थे। रानी का स्वभाव भी थोड़ा अपनी माँ की तरह तीखा ही है। रानी का रंग फेयर था, तो वहीं प्रीति का रंग दबा हुआ था, जिस चक्कर में उसकी शादी की बात कहीं बनी नहीं रही थी। प्रीति उसकी आवाज़ सुनकर भागकर उनके पास जाती है। वो साड़ी देते हुए भी खूब खरी खोटी सुनाती रहीं। कुछ देर बाद लड़के वाले भी आ गए। उन्हें प्रीति पसंद भी आ गई। प्रीति जिसका दम घुट रहा होता है, पर वो अपनी घुटन को अपने तक ही रखती है। जो जो प्रश्न वो लोग पूछते गए, उन उन प्रश्नों का जवाब वो अच्छे से दी। अब उस पर तो प्रेशर था अपने घर वालों का, और उसने कभी बगावत की ही नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत को बचपन में ही दबा दिया गया। वो लोग जितना कहते थे वो करती थी, पर फिर भी उससे कोई खुश नहीं रहता था। चंदर जी तो जब कोई काम होता था तभी ही बुलाते थे उसको, नहीं तो नहीं। तो अब धीरे धीरे उसको इन सब चीजों की आदत सी पड़ गई थी। प्रीति अंदर चली गई। लड़के की फोटो वहीं टेबल पर ही पड़ी रही। उन्होंने उसे देखने को कहा तो सुधा जी ने झट से फोटो उनके हाथ से अपने पास ले लिया था, और फिर प्रीति को भी फर्क नहीं पड़ा। रानी वहीं अंदर बैठ उनके जाते ही सारे नमकीन बिस्किट सपाचट करने में लग गई। सुधा जी और चंदर जी उन सबको बाहर तक ड्रॉप करने आए। सभी एक गाड़ी में भरकर आए हुए थे। उनमें 3 महिलाएं थीं और 2 पुरुष थे। सुधा जी उनमें से जो बुजुर्ग महिला थी,
उसके सामने हाथ जोड़ते हुए। अम्मा, दहेज वगैरह हम नहीं दे पाएंगे। जैसा कि आपको रज्जो जीजी पहले ही बता दी थी, हमारे बस में नहीं है। ये खुद ही इतने कर्ज में डूबे पड़े हैं। वो थोड़ा इस बात को चाशनी में लपेट कर बोली। उनकी बात सुनकर वो बुजुर्ग महिला, इनका नाम रीता है, वो सुधा जी की तरफ देखकर, हमने दहेज की कोई मांग नहीं की है। हम तुमसे दहेज नहीं लेंगे। हमें हमारे पोते और उसके बच्चे के लिए बीवी और माँ चाहिए, कोई सामान नहीं। शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से मंदिर में हो जाएगी। रही बात तुम्हारी दुकान की, तो उसके लिए भी हम पैसा दे देंगे आप सबको। वैसे प्रीति को अमन की पहली शादी के बारे में पता है ना? उसे कोई आपत्ति तो नहीं है ना इस बात से? उनकी बात सुनकर चंदर जी वैसे ही चेहरे पर बिना भाव लिए उनकी तरफ देखकर, आप इस बात की चिंता मत करिए, वो वैसा ही करेगी जैसा हम कहेंगे। और फिर एक बच्चे के पिता से शादी करने में क्या बुराई है? सुधा जी ने भी तो मुझसे किया था। सुधा जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए, हाँ और नहीं तो क्या। उनकी बातें सुनकर रीता जी उनसे, ठीक है फिर हम पंडित जी से शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा देते हैं। शादी यहीं पास में महाकाल के मंदिर में ही होगी। अमन भी कोई ज्यादा तामझाम नहीं चाहता है। उनकी बात पर दोनों मियाँ बीवी अपनी गर्दन हाँ में हिला दिए। उसके बाद उन सबको वहां से विदा करके घर के अंदर की तरफ दोनों बढ़ गए। सुधा घर के अंदर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। वहीं उनके पीछे पीछे चंदर जी भी अंदर गए। रानी वो तो अभी भी खाने में ही लगी हुई थी। सुधा जी सीधे जाकर पलंग पर बैठते हुए कुछ साड़ियों को चंदर जी की तरफ करते हुए, ये मैंने कुछ साड़ियाँ खरीदी हैं। वैसे अच्छा है ना कि दहेज वगैरह की मांग नहीं कर रहे, नहीं तो इतना कहाँ से देते। अभी रानी की पढ़ाई पूरी बाकी ही है, सब इसी में लुटा दिए तो उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और आपकी दुकान में भी मदद करने को बोले हैं। हमारे लिए तो ये शादी फायदे की होगी। उनकी बात सुनकर चंदर जी एक नज़र साड़ियों की तरफ करते हुए उनसे, हाँ अच्छा मैं दुकान जा रहा हूँ। वो पलंग से अपना गमछा उठाकर बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोले। उनकी बात सुनकर सुधा जी उनकी तरफ देखकर, ठीक है, आते हुए शाम को सब्जी लेते आइएगा, खत्म हो गई है। उनकी बात सुनकर वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं प्रीति अपने कमरे में, वो कमरा कम स्टोर रूम ज्यादा था, उसे कमरा कहकर भी कमरे की बेइज्जती करने जैसा था। वो वहीं खाट पर गुमसुम सी बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। इस बात की खुशी मनाए कि वो यहाँ इस नर्क से आजाद होकर कहीं दूसरी जगह और दूसरे लोगों में जा रही है, या इस बात का गम मनाए कि कहीं इनसे पीछा छूटते ही वहां के लोग भी इनके जैसे ही निकले तो। उसको जब सफोकेशन होने लगी तो वो साड़ी निकाल अपने कपड़े चेंज कर सारी बातों को दरकिनार कर सब कुछ भविष्य पर छोड़ वापस से काम में लग जाती है। उसके जीवन में आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो आगे की क्या ही उम्मीद रखे, इसलिए वो सोचना छोड़ वापस काम करने चली गई। उसके बाद वो सिलाई करती थी तो कुछ कपड़े उसने सिले। उससे जो भी पैसे मिलते थे सब सुधा जी ही ले लेती थी। रानी वही खा पीकर खाट पर सो गई थी। 3 दिन बाद, जुलाई का महीना था, बरसात भी खूब जोरों शोरों से हो रही थी। सुधा जी आंगन के एक छोर पर बैठे चावल बीन रही होती हैं, तो वहीं रानी फोन पर कुछ देख रही होती है, साथ में चाय पकौड़े भी खा रही थी। चंदर जी वहीं घाट पर बैठे चाय पी रहे होते हैं। प्रीति किचन में लगी हुई थी। अचानक से फोन गनगना उठा। पहली बार में तो रानी चिढ़ते हुए काट देती है, पर दोबारा आने पर चंदर जी की तरफ करते हुए खींच कर, पापा ये लो फोन आ रहा है उनका। वो नाम नहीं बताई, बस उनका बोलकर उन्हें फोन पकड़ा दी। चंदर जी असमंजस से फोन थामते हुए फोन को कान पर लगाते हुए, हेलो। सामने से रीता जी की आवाज आई। वो उनसे, अरे हाँ मैं चंदर बाबू, शादी का तारीख पक्का करवा कर आ रहे हैं। पास का मुहूर्त मिल गया था तो सोचे देर काहे बात क्या करना, कौनो दिक्कत तो नहीं ना। उनकी बात सुनकर चंदर जी रानी से इशारे से सुधा जी को अपने पास बुलाने का बोलते हैं। रानी मुँह सिकोड़ते हुए सुधा जी के पास जाकर उनसे, मम्मी जाओ पापा बुला रहे हैं। मैं जा रही अपने कमरे में हूँ, चैन से फोन भी नहीं देखने देते ये रिश्तेदार। वो फुनकते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। सुधा जी उसकी बात सुनकर वो चंदर जी की तरफ देखती हैं, जो उन्हें ही इशारे से अपने पास आने को कहते हैं। सुधा जी उनके पास जाकर
इशारे से। कौन है? चंदर जी हंसते हुए। अरे अम्मा जी हैं, बच्चों की शादी की तारीख तय करके आई हैं। लो जी, अम्मा इनसे बात करो। वो फोन उन्हें देते हुए बोले। उनकी बात सुनकर सुधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वो चहकते हुए फोन पर। सच में? क्या अम्मा? कब की तारीख पड़ी है? प्रीति जो कि किसी काम से बाहर आई थी, उसके पैर उनकी बात सुनकर जहां थे वहीं रुक गए। रीता जी मुस्कुराकर। अरे इसी हफ्ते को शुक्रवार की तारीख तय किए हैं। पूछ रहे हैं कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? उनकी बात सुनकर सुधा जी चहकते हुए। अरे कैसी बात करती हो अम्मा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमें काहे दिक्कत होने लगी? रीता जी हंसते हुए। फिर ठीक है, बच्ची को भी बता दीजिएगा। सुधा जी हंसते हुए। जी जी बिल्कुल। रीता जी हंसकर। अच्छा चलो, अब हम रखते हैं। अभी बाहर से आए तो सोचे ये खुशखबरी आप सबको बता दें। सुधा जी हंसते हुए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। जाइए अब आप भी पानी खानो कीजिए। प्रणाम। उनकी बात सुनकर रीता जी हंसते हुए फोन रख दी। सुधा जी का चेहरा खिल उठा था। वहीं प्रीति की धक धक बढ़ गई थी। उसने तो डर के मारे लड़के की फोटो तक देखना मुनासिब नहीं समझा कि कैसा दिखता है और कैसा नहीं। उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। वो सभी बातों से अनभिज्ञ थी। हालांकि उसकी जिंदगी के फैसले उसके सिवाय सभी ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रीता जी फोन को साइड में रख देती हैं। इस वक्त उनके चेहरे से मुस्कान एकदम गायब थी। वो अपने घर में बने मंदिर की तरफ देखते हुए बिना चेहरे पर कोई भाव लिए, शायद दूसरी लड़की के आने के बाद वो अस्मिता को भूल पाए, और क्या पता वो खुद में सुधार लाए, अपनी लाइफ पर ध्यान दे, अपनी बच्ची पर ध्यान दे सके। अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है? ऐसे बेतासा पीता रहा तो ये खुद को खत्म कर लेगा। क्या पता लड़की के आने के बाद सुधर जाए। लड़की तो अच्छी थी, अब देखो क्या होता है। आहुति को माँ का प्यार भी दे पाएगी वो लड़की या नहीं? कहीं वो पिता और माता दोनों के प्यार से वंचित न रह जाए। भगवान, अब सब आप पर ही छोड़ती हूँ, सब ठीक कर देना। इतना कह वो अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ लेती हैं। रीता जी के परिवार में उनके 2 बेटे और उनकी बीवियां और उनके एक एक बच्चे थे। अमन बड़े वाले बेटे का बेटा था। चलो परिचय ही करवा देते हैं। अमन की तरफ रीता जी दादी, राहुल दुबे, अनामी दुबे अमन के माता पिता, मुकुल दुबे, संजना दुबे इन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये अमन के चाचा चाची हैं। दिव्यांग दुबे, मुकुल संजना जी का बेटा, ये इस वक्त कॉलेज में है। उम्र 22 साल। अमन ये पेशे से वकील हैं। अस्मिता अमन की पहली पत्नी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उम्र 25 साल। ये प्रीति से उम्र में 7 साल बड़े हैं। आहुति अमन और अस्मिता की बेटी, उम्र 5 साल। रीता जी बाहर आंगन में पलंग पर लेटी हुई थी। उनके बगल में आहुति अपने खिलौनों से खेल रही होती है। तभी अनामी जी, जो कि अभी जस्ट बाहर से ही आई थी, वो उसके हाथ से खिलौनों को छीनते हुए गुस्से से। क्या दिन भर जब देखो तब खेलती रहती हो? दिन भर गुड्डे गुड़ियों का ब्याह, हद ही हो गई है। वो उसे अपने बेटे की ऐसी हालत का जिम्मेदार मानती थी, इसलिए आज तक कभी भी आहुति के लिए प्रेम के मीठे बोल फूटे ही नहीं। उनकी बात सुनकर आहुति ज्यों कर पीछे रीता जी की तरफ हो गई। उसका चेहरा रोने रोने जैसा हो गया था। रीता जी उन्हें डांटते हुए। कितनी बार कहा है कि वो बच्ची है, इस तरीके से बात मत किया करो। और बच्ची है तो खेलेगी ही ना, अब खेत जोतने तो जाएगी नहीं। वो उनको डपटते हुए बोली। उनकी बात सुनकर अनामी जी अपना हाथ दिखाते हुए। ऐसा है अम्मा, आप तो चुप ही रहो। ऐसे बोल बोल कर देखना, एक दिन सबके सिर पर चढ़ जाएगी। इसको कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे सामने ना पड़ा करे। इसको देख लेती हूँ तो एक काम नहीं बनता मेरा। कमरे में रहने को बोला गया है तो कमरे में रहे ना। मेरे बच्चे को खाने आई है ये। वो गुस्से से दहकते हुए बोली। उनकी कड़वी बातें सुनकर आहुति रो ही पड़ी। रीता जी उसे इशारे से अंदर जाने का बोलती हैं। वो एक नज़र अनामी जी को देखकर अंदर अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वहीं रीता जी अनामी जी की तरफ देखकर, बच्ची है, कायदे से बात किया करो, उसके मन पर बुरा असर पड़ेगा। अच्छा ये छोड़ो, सब तैयारी हो गई है ना? परसों शादी है, याद तो है ना? वो बात पलटते हुए बोली। उनकी बात सुनकर अनामी जी भुनकते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर, हाँ हाँ याद है, पर आप श्योर हैं
कि अमन इस शादी के बाद पहले की तरह हो जाएगा? उनकी बात सुनकर रीता जी अपनी आईब्रो उचकाकर, मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ, मैं तो बस एक मौका देना चाहती हूँ उसको, उसकी जिंदगी सुधारने के लिए। और लड़की अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, क्या पता एक वक्त बाद अमन वापस अपनी पहली लाइफ के ढर्रे पर आ जाए। तुम अपने बेटे को खुश नहीं देखना चाहती क्या? उनकी बात सुनकर अनामी जी हाथ में पकड़े सामान को पलंग पर रखते हुए, उसकी खुशी के लिए ही तो इस शादी के लिए राजी हुई हूँ और बड़ी मुश्किल से उसे राजी की हूँ। मुझे ही पता है कि कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे उसे मनाने के लिए। वो मुंह आड़े टेढ़े करते हुए बोलकर वहां से अंदर की तरफ बढ़ गईं। उनकी बात सुनकर रीता जी वापस से पलंग पर लेटते हुए, हाँ, एकदम तीखी मिर्ची है ये औरत। खैर, दिव्य कब तक आएगा? वो खुद से कहे वापस उनकी तरफ देखकर, दिव्यांग कब तक आ रहा है? अनामी जी अंदर सामानों को रखते हुए, कल दोपहर तक आ जाएगा। उनकी बात सुनकर रीता जी अपनी गर्दन हल्का इधर उधर हिलाकर, अच्छा अच्छा, इतना कह वो वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उनके दिमाग से आहुति निकल चुकी थी, इन्हें अल्जाइमर है। वहीं आहुति, जो कि अपने कमरे में बेतासा रोई जा रही थी, पर वहां कोई ऐसा नहीं था जो उसे मना सके, उसके आंसुओं को पहुंच सके। सब अपने में लगे हुए थे, किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसकी भी स्थिति उस घर में प्रीति की स्थिति जैसी ही थी। वो डर के मारे अमन और अनामी के आगे पड़ती ही नहीं थी। अमन भी गिरते पड़ते घर पहुंचा। उसे देखकर रीता जी अफसोस से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए वापस से आंखें बंद कर ली। लोग इस भ्रम में क्यों होते हैं कि एक लड़की आकर उनके बिगड़े बेटे को सुधार सकती है? अरे उस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना? वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी शादी के लिए सुधा जी द्वारा दी गई गिनकर 4 साड़ियों के ब्लाउज सिल रही होती है। तभी रानी अपना बैग पटकते हुए उसकी तरफ बिना देखे ही, ओए मैगी बना दे, बड़ा मन कर रहा है। वो अपने बैग से मैगी के पैकेट उसकी तरफ फेंकते हुए बोली। उसकी बात सुनकर प्रीति उससे अचकचाते हुए, थोड़ी देर में बना दूं, चलेगा क्या? अभी ब्लाउज सिल रही हूं तो। वो बोलते बोलते रुक गई। रानी उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे, थोड़ी देर बाद अपना ये ब्लाउज ब्लाउज सिल लेना। अरे अभी मन कर रहा है खाने को, तो अभी ही चाहिए मुझे। मैं जरा मिंकी के पास जा रही हूँ नोट्स लेने, अभी आती हूँ 10-15 मिनट में, तब तक बन जाना चाहिए। वो धौंस जमाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर प्रीति की नज़र सुधा जी पर पड़ती है, जो कि छत से नीचे आ रही थी। अभी उनके कानों में उनकी बात नहीं घुसी थी। प्रीति घबराते हुए सिलाई मशीन से उठकर मैगी उठाकर किचन की तरफ जाते हुए, इतना कहकर वो किचन में चली गई। भाई रानी अपने बाल उड़ाते हुए जैसे ही बाहर की तरफ मुड़ी, तभी एक बुजुर्ग लेडी उसकी तरफ हंसते हुए देखकर, ओ कोमल कली, अपने नाजुक हाथ पैर कभी कभार हिला लिया करो, जब देखो तब उसी को काम बताती हो। उनकी बात सुनकर रानी धीमे से मुंह बनाकर, ये बुढ़िया तो और हूँ, इतना कह वो उनको सिरे से इग्नोर करते हुए वहां से चलती बनी। भाई उसके ऐसे रवैये से वो बुजुर्ग महिला मुंह बनाकर, इसका गुजर बसर कैसे होगा भगवान ही जाने, खाली दिन भर इनसे जुल्फे फेंकवा लो, इतना कह वो भी वहां से चली गई। 13 जुलाई शुक्रवार, आज प्रीति की शादी की तारीख थी। उसके हाथ पांव सुबह से ही कांप रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आज उसकी जिंदगी में एक और नया मोड़ आने वाला है। उससे सुबह से ही काम उल्टे पुल्टे हो रहे थे। अंदर से वो बहुत नर्वस थी। एक पल को मन में आया कि वो एक बार लड़के की तस्वीर देख ही ले, फिर अपने मन को मार देती है, पर मन उसका मानता नहीं है, तो वो एक नज़र पूरे घर में मारती है। उसे वो लिफाफा कहीं नहीं दिखा। वो परेशान सी इधर से उधर हो रही थी कि तभी सुधा जी, जो कि अभी अपने कमरे से निकली थी, वो उसकी तरफ देखकर घूरते हुए, क्या पागलों की तरह अभी भी घूम रही है? 1 घंटे बाद हमें कोर्ट के लिए निकलना है, उसके बाद हमें मंदिर भी जाना है, इतनी सारी तैयारी करनी है, और इन मैडम को सैर सपाटे की पड़ी हुई है। जा जाकर तैयार हो जा, वो डपटते हुए बोली। उनकी बात सुनकर प्रीति चौंक कर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए, हाँ, इतना कहकर वो अंदर जाने को होती है, पर तभी रानी सुधा जी को 2 चूड़ी चढ़ाते हुए, मम्मी, ये जाते जाते पूरे घर की छानबीन कर रही थी। उसकी बात सुनते ही प्रीति के पांव जहाँ थे वहीं रह गए। वहीं रानी की बात सुनकर सुधा जी उसकी तरफ आंखें तरेड़ते हुए, ऐसा क्या ढूंढ रही थी तू?
उनकी बात सुनकर प्रीति एक पल को अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर अपने अंदर हिम्मत बटोरते हुए सुधा जी की तरफ देखकर, हम कुछ छानबीन नहीं कर रहे थे, हम तो बस वो फोटो वाला लिफाफा ढूंढ रहे थे, हमें लड़के की तस्वीर देखनी थी। उसकी बात सुनकर सुधा जी अपनी आईब्रो उचकाते हुए, क्यों देखना है तुझे? तुझे हम पर भरोसा नहीं है? चल मेरी छोड़, अपने पापा पर भरोसा नहीं है? लिफाफा सुधा जी ने छिपा दिया था, क्योंकि उस लिफाफे में आहूति और अमन दोनों की फोटो थी, एक में नहीं बल्कि अलग अलग थी। उनकी बात सुनकर प्रीति थोड़ी सहम गई, क्योंकि अल्लाह सुनकर चंदर जी भी कमरे से बाहर निकल आए थे। वो हकलाते हुए उनसे, ऐसा नहीं है, हम जाकर तैयार होते हैं। इतना कहकर वो बिना किसी की तरफ देखे अंदर की तरफ बढ़ गई। वो जितना देर रुकती उतना बड़ा बवाल बना देती सुधा जी, तो वहां से जाना ही उचित समझा। सुधा जी चंदर जी की तरफ देखकर मेलो ड्रामा करते हुए, देख रहे हो, जिसके लिए जितना करो वो उतना ही छाती पर नाचता है, भरोसा नहीं है। चंदर जी उनकी बात सुनकर अफसोस से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए, बस भी करो सुधा, मुझे मालूम है, तो मेरे सामने ये झूठा नाटक मत करो और निकलने की तैयारी करो। मैं तब तक गाड़ी वाले को देख कर आता हूँ। वो इतना कहकर मुंह से गहरी सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ चले गए। वहीं उनके जाते ही सुधा जी के झूठे आंसू भी झट से सिमट गए। हालांकि उनके चेहरे पर एम्बेरेसिंग भाव थे। रानी भी अपने लहंगे को लहराते हुए अपने कंधे उचकाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। सुधा जी भी एक नज़र इधर उधर देखते हुए वापस से काम पर लग गईं। कुछ वक्त बाद प्रीति अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है। उस लड़की ने तो आज तक अपनी माँ की तस्वीर नहीं देखी। वो हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखती है, फिर वहां से आगे बढ़कर बाहर की तरफ बढ़ जाती है। सुधा जी उसे एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक देखती हैं। वो सुंदर तो लग रही थी, पर सुधा जी की आंखें ही खराब हैं, उन्हें वो चुभ रही थी। वो उसकी तरफ से अपनी नजरें फेर कर गाड़ी में सामान रखवाने लगती हैं। चंदर जी भी एक नज़र उसे देखकर जाकर आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। रानी पहले ही बैठ चुकी थी। सुधा जी उसकी तरफ देखकर, अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? बैठना नहीं है क्या? जाने का इरादा तो है ना? उनकी बात सुनकर प्रीति अपनी गर्दन जल्दी जल्दी हाँ में हिलाते हुए जाकर अंदर बैठ जाती है। बेचारी उन दोनों माँ बेटियों के बीच फंसी हुई थी। उसके पैर नर्वसनेस के कारण हिल रहे थे, जिससे सुधा जी ने डपटते हुए उसे ना हिलाने को कहा। बेचारी करे तो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ अमन, वो आज भी सुबह सुबह पीकर टुन्न था। अनामी जी उसको नींबू पानी और जो भी शराब उतारने के नुस्खे थे सब आजमा डालती हैं। कुछ वक्त बाद वो बेमन से उठकर खींचते हुए बेतरतीब तरीके से कपड़े पहनकर उनकी तरफ देखकर, मैं अब भी कह रहा हूँ, इस शादी से कोई फायदा वायदा नहीं होने वाला। दुनिया की कोई भी लड़की क्यों ना आ जाए, पर वो अस्मिता की जगह नहीं ले पाएगी। उस लड़की को माँ चाहिए तो ठीक है, वो यहाँ सिर्फ उसकी माँ ही बनकर आएगी, मेरी बीवी नहीं। उसकी जगह सिर्फ अस्मिता की है, सिर्फ उसी को हक दिया था मैंने। अमन और अस्मिता एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने ही कम वर्ष में शादी कर ली थी। आहूति जब अस्मिता 19 साल की थी और अमन 20 साल का था, तभी वो पैदा हो गई थी। उसकी बात सुनकर अनामी जी उसे टालने के लिए, ठीक है बाबा, पर पहले शादी तो कर, तभी ना उसके लिए माँ आएगी, वो उससे थोड़ा खींचकर बोली। अमन उनकी बात सुनकर अपनी आंखें नचाते हुए, बाद में मुझे ये सुनने को ना मिले कि मैं उसे खुश नहीं रखता। मैं उसे यहाँ खुश रखने के लिए नहीं ला रहा हूँ, वो सिर्फ यहाँ उस लड़की के लिए आ रही है। उसकी बात सुनकर अनामी जी खींचते हुए, ठीक है, अब जल्दी चल, बाहर सब वेट कर रहे हैं। इतना कहकर वो बाहर चली गईं। अमन अपने कमरे में चारों तरफ देखता है, जहाँ चारों ओर अस्मिता की फोटो लगी हुई थी। वो उसकी तरफ फ्लाइंग किस करते हुए, डोंट वरी जाने मन, तुम्हारा अमन सिर्फ तुम्हारा है। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला जाता है। दिव्य भी एक दिन पहले ही कॉलेज में 4 दिन की लीव डालकर शादी के लिए घर आ गया था। आहूति को अगर उस घर में कोई बहुत ज्यादा मानता है तो वो सिर्फ दिव्यांक ही है, और आहूति भी उससे बहुत अटैच है। वो अभी उसकी गोद में ही गाड़ी के अंदर बैठी थी। वो उसके चश्मे के साथ खेल रही होती है, दिव्य भी उसके साथ मस्ती कर रहा होता है। आहूति उसके चश्मे के साथ खेलते हुए दिव्य से, चाचू मेरी मम्मा आने वाली हैं। उसकी बात सुनकर दिव्य मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए हाँ हमारे साथ लौटते हुए
आहू की मम्मा भी होंगी। उसकी बात सुनकर आहू थी क्यूरियस ही उसकी तरफ देखते हुए, क्या वो आहू को प्यार करेंगी? दिव्य के चेहरे की मुस्कान एक पल को धूमिल हो चली थी, पर फिर अपने चेहरे पर मुस्कान संजोते हुए, हाँ वो आपसे बहुत प्यार करेंगी। जैसे चाचू करते हैं अपनी आहुति से, उससे भी ज़्यादा वाला प्यार करेंगी। उसने बच्ची का मन रखने के लिए कह तो दिया था, पर अब उसे भी इस बात की चिंता खाने लगी थी। उसकी बात सुनकर आहुति की आंखों में चमक आ जाती है, वो खुशी से चहकते हुए, फिर तो आहू भी मम्मा से बहुत प्यार करेगी, उनके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करेगी। वो इतने में ही खुश हो गई थी। उस बच्ची को सिर्फ प्यार की भूख थी। वहीं दिव्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ वक्त बाद सभी कार में बैठकर वहां से कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। आधे घंटे बाद वो सभी कोर्ट पहुंचते हैं, जहां प्रीति का पूरा परिवार पहले से ही बाहर खड़ा था। दुबे परिवार कार से बाहर आकर उनके पास आते हैं। अमन के साथ दिव्य आहुति को गोद में लिए चले आ रहा था। प्रीति, जिसकी झुकी नजर अपने आप उड़ जाती है, उसकी नज़र सामने दिव्य और अमन दोनों पर जाती है। दिव्य के हाथ में बच्ची देखकर उसे लगता है कि शायद वो उस बच्ची का पिता हो और उसके बगल वाला ही लड़का है। अमन, जो कि बेमन से उसके पास चलकर आता है, अमन को देखकर प्रीति का मन थोड़ा बिदक सा गया। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। ऊपर से उसके ऊपर ही उसका एटीट्यूड तैर रहा था। वहीं दिव्य अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। प्रीति मन में, हे भगवान, ये तो दिखने में ही खड़ूस लग रहे हैं। उनके बगल वाला देखो कितना खुशमिजाज किस्म से देख रहा है, और ये इन्हें तो देखकर ही लग रहा है जैसे इनकी हंसी मुस्कुराहट करोड़ों लाखों में बिकती हो। मेरा भविष्य गर्त की ओर जाता हुआ दिख रहा है। वो थोड़ी सहम सी गई थी, फिर आगे बढ़कर सभी बड़ों के पैर छूकर एक साइड में खड़ी हो जाती है। अनामी जी उसके कलर को देखकर एक पल को बिदक जा रही थी, पर रीता जी के बेटे उनकी उनसे ज्यादा सुनते थे। वो बात अलग है कि अनामी जी रीता जी की नहीं सुनती थी, पर पति की तो सुनना ही पड़ता था। वो भी बेमन से उसे आशीर्वाद दी। बाकी सब भी आपस में मिले। रानी को तो दिव्य भा गया, वो तो उस पर ही फिदा हो गई थी। आहुति दिव्य की तरफ धीरे से झुककर कानों में, मम्मा तो बड़ी खूबसूरत है ना? उसकी बात सुनकर दिव्य मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए, हाँ बिल्कुल आहू की तरह। इतना कहकर उसकी नज़र प्रीति पर टिक जाती है। वो उसे एग्जामिन कर रहा था कि वो असल में है कैसी। मिलने जुलने के बाद सभी अंदर गए। अंदर उनका नंबर आते ही अमन और प्रीति कानूनी तौर पर पति पत्नी बन चुके थे। प्रीति को तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी सांसें घुट रही हों, पर खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थी। वो सभी कोर्ट के बाहर आते हैं। उसके बाद विधि विधान से शादी के लिए मंदिर की तरफ जाने की बात हुई, तो अमन अपने गले से माला उतारकर एक साइड फेंकते हुए रीता जी की तरफ देखकर, अब की वाली कर लिया, अब ज्यादा टैट्रम मुझसे नहीं होगा। शादी से मतलब था ना, वो हो तो गई। मैं जा रहा हूँ, रात को आऊंगा। इतना कह वो बिना सुने वहां से एक कार लेकर निकल गया। वहीं उसके इस रवैये से जहाँ प्रीति के परिवार वाले और प्रीति शॉक्ड थे, तो वहीं दुबे परिवार शर्मिंदा थे। प्रीति तो बेचारी सदमे में थी। सुधा जी खुद को संभाल कर बात को संभालते हुए रीता जी की तरफ देखते हुए, अरे कोई बात नहीं, शादी तो हो ही गई ना। उनकी बात सुनकर रीता जी शर्मिंदगी के साथ उनसे, हाँ हम अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हैं, वो थोड़ा गुस्सैल किस्म का है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो प्रीति बिटिया को खुश नहीं रखेगा। अच्छा प्रीति, अपनी बेटी आहुति से तो तुम मिली ही नहीं। आहुति मम्मी के पास आओ, दिव्य उसे नीचे उतार दे। वो बात का रुख मोड़ते हुए बोली। अभी तो प्रीति एक सदमे से उभरी नहीं थी कि दूसरा सदमा दे दिया। अमन शादीशुदा है, उसकी पहले से ही एक बेटी है। ये जानकर तो उसकी सांसें ही अटक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे आने से पहले वाली बात याद आती है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? चल मेरी छोड़, अपने पापा पर भरोसा नहीं है? ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी नज़र अपने आप उन दोनों पति पत्नी की तरफ घूम जाती है। वो सभी उनको सिरे से इग्नोर कर देते हैं। दिव्य आहुति को अपनी गोद से नीचे उतार देता है, अनामी जी मुंह बनाते हुए, मैं आती हूँ जरा बाथरूम से। उनकी बात पर सभी अपनी गर्दन हाँ में हिला दिए। वो वहां से चली गई। आहुति आकर प्रीति से चिपक जाती है। वो प्रीति के इर्द गिर्द अपने नन्हे नन्हे हाथों को लपेटते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर, मेरी मम्मा, आहू की मम्मा। मम्मा, आप आहुति को ढेर सारा प्यार करना, बदले में आहुति आपसे डबल प्यार करेगी। सच्ची? पिंकी प्रॉमिस? वो अपनी कानी उंगली दिखाते हुए बोली।
वही प्रीति का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। दिव्य की नजरें उस पर गड़ गईं। वो उसकी प्रतिक्रिया का वेट कर रहा था। वही रानी की एक बार भी उससे नजर नहीं हटी। आहुति के बारे में सुनकर प्रीति हैरानी से अपने सुधा जी और चंद्र जी की तरफ देखती है, जो कि उसे सिरे से नकारते हुए रीता जी को एक साइड ले जाकर उनसे बातचीत करने लगते हैं। फिर आहुति के स्पर्श और उसकी बातें सुनकर प्रीति का ध्यान उस पर गया। प्रीति को उसमें खुद का अक्स दिखा। उसकी आंखों में प्यार पाने की भूख थी, तड़प थी किसी के गले लगने की, प्यार जताने की। आहुति अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे एकटक देखे जा रही थी। प्रीति के आंसू उसके गालों पर आ गिरे। अब जो उसके साथ होना था वो तो हो ही गया है। उसके अपनों ने उसे धोखा दिया था, तो किसी से क्या ही सिकवे रखती। और फिर इन सब में उस बच्ची का क्या कसूर। वो खुद के अंदर चल रहे भावों को संयमित कर अपने आंसुओं को पहुंचकर उसे अपनी गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए, मम्मी आपसे बहुत सारा प्यार करेंगी बेटा, और हम अपने बच्चे से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। इतना कहकर वो उसके माथे को चूमकर अपने सीने से लगा लेती है। वहीं उसके शब्दों ने, उसके स्पर्श ने आहुति को अंदर तक अच्छे की अनुभूति करा दी। वो भी मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटते हुए उसके गालों को बारी बारी से चूम लेती है। दिव्य, जो कि कब से प्रीति के हाव भाव नोट कर रहा था, उसको वो व्यवहार में अच्छी लगी, पर अंदर से उलझी हुई सी लगी। दिव्य अभी सोच में ही डूबा था कि तभी रानी उसके बाजुओं पर टैप करते हुए अपनी फूल बत्तीसी दिखाते हुए, हाय हैंडसम, किसी के स्पर्श और आवाज से उसकी तंद्रा टूटती है। वो रानी की तरफ देखते हुए असमंजस से, कुछ कहा तुमने? वो उसकी बात सुन ही नहीं पाया था। उसकी बात सुनकर रानी शर्माते हुए अपने नाखूनों को चबाते हुए यही कि हाय हैंडसम, कैसे हो? तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम जानदार है। बोले तो लल्लन टाप, वो अपने रूम में आते हुए बोली। उसकी बात सुनकर दिव्य उसे अजीब नजरों से देखते हुए, तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और ये फ्लर्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, जो कि तुम्हारी बातों में साफ फ्लर्टिंग की बू आ रही है। और प्लीज सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करना आगे से। ऐसे शब्द मुझे नहीं पसंद हैं। उसकी बात सुनकर रानी फिर से ढीठता से, आप तारीफ करने के लायक हो तो करूँ नहीं क्या? इतना भी क्या भाव खाना? उसकी बात सुनकर दिव्य बात टालने के लिए, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो, और प्लीज ये चेप वाली हरकतें मेरे साथ मत ही करो। एक्सक्यूज मी प्लीज, इतना कहकर वो प्रीति और आहूति की तरफ बढ़ जाता है। वहीं उसकी बात सुन रानी अपने पैर पटकते हुए खिन्नता से, बहन माई फुट, हाँ, वो वहीं से उसे घूरने लगती है। आहूति और प्रीति आपस में बातचीत करने में व्यस्त थे। दिव्य उनके पास आकर, हेलो भाभी, मैं दिव्यांग, अमन भाई का छोटा भाई और आपका देवर, वो मुस्कुराकर उससे बोला। उसकी बात सुनकर प्रीति थोड़ी अचकचा जाती है। आज तक ऐसे किसी मर्द से बात नहीं की थी। वो अटकते हुए उसे, आप प्रीति ही बुलाइए, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा देवर जी। आहूति अभी भी उसकी गोद में थी। उसकी बात सुनकर दिव्य हंसते हुए, तो इस हिसाब से आपको भी हमें भी हमारे नाम से बुलाना पड़ेगा। ये देवर जी थोड़ा ओल्ड वाली फीलिंग दे रहा है हमें। उसकी बात सुनकर प्रीति थोड़ा झिझक उठी। वहीं दिव्य को हंसता देखकर रानी अपनी आईब्रो उचकाते हुए, उसके साथ देखो तो कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है, और मेरे साथ तो मानो बात बात पर जहर उगल रहा था। प्रीति झिझकते हुए, पर हम कैसे? दिव्य हंसते हुए, दिव्य ऐसे एकदम छोटा और सिंपल। उसकी बात पर प्रीति कुछ ना बोलकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आहूति खुशी से चहकते हुए दिव्य की तरफ देखकर, चाचू मुझे मम्मा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब आपके जाने के बाद हम अकेले नहीं, मम्मा के साथ खेला करेंगे। हमारे साथ खेलोगे ना मम्मा? उसकी बात सुनकर दिव्य और प्रीति दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। प्रीति मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। प्रीति को भी आहूति के रूप में एक दोस्त मिल गई थी। दिव्य भी खुश था। वो आहूति के सिर पर हाथ फेरते हुए, तो इसी बात पर मम्मा को गिफ्ट देना बनता है ना? जाओ जाकर कार से लेकर आओ। वो प्रीति से अकेले में बात करना चाहता था। उसकी बात सुनकर आहूति चहकते हुए अपनी गर्दन जोर जोर से हिलाते हुए, मम्मा हमें नीचे उतारो, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। उसकी बात सुनकर प्रीति उसके गालों को चूमते हुए, हमारे लिए आप इस शादी का सबसे बड़ा तोहफा हो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दिव्य प्रीति की तरफ देखकर मुस्कुराकर, कुछ बात करनी थी आपसे। आओ, जाओ तो बेटा गिफ्ट लेकर आओ। प्रीति उसके भाव को पढ़ते हुए
आहुति को नीचे उतार देती है। आहुति भी भागकर कार की तरफ बढ़ जाती है। उसके जाते ही प्रीति दिव्य से, क्या हुआ, क्या बात करनी है आपको? उसकी बात सुनकर दिव्य उससे अपने हाथों को जोड़ते हुए, प्लीज आपसे एक गुजारिश है कि कुछ भी हो जाए पर इस बच्ची को कभी हर्ट मत करना। अस्मिता भाभी के मरने की वजह से भाई इसको मनहूस मानते हैं। उन्होंने कभी भी आहुति को पिता का प्यार नहीं दिया। छोटी सी बच्ची माँ के प्यार से तो वंचित हुई ही थी, साथ में पिता का प्यार भी नहीं मिला। बड़ी माँ भी इसे अमन भैया की ऐसी हालत का जिम्मेदार मानती हैं। सब इसको दोषी मान बैठे हैं, जबकि इसकी तो जरा सी गलती नहीं है। हाँ, गलती बस इतनी है कि यह गलत घर में गलत लोगों के बीच पैदा हो गई। प्लीज प्लीज पिता का प्यार ना सही, पर अब माँ के प्यार से उसे वंचित मत करना। वो सीधे पॉइंट पर आते हुए बोला। उसकी बात सुनकर प्रीति की आंखें पनीली हो जाती हैं। उसके साथ भी तो यही हुआ था। जब वो पैदा हुई थी तो उसकी माँ ने दम तोड़ दिया था। चंदर जी भी अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनके जाने के बाद कभी भी प्रीति की तरफ प्रेम भरी नज़र से नहीं देखा। हमेशा उसे बोझ के अलावा कुछ नहीं समझा। भैया लाहौती का था। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए दिव्य से, उसका दर्द हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। हमें तो आहुति के बारे में अभी पता चला। जब इनका ऐसा रुख रवैया देखे तो हम थोड़ी देर के लिए सदमे में ही चले गए थे। फिर हमें आहुति ने माँ खुश रहने की वजह दी, हमें जीने की वजह दी। हमें नहीं पता था, अब हमें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बस अब इस बात से फर्क पड़ता है कि वो हमारी बेटी है और हमारे होते उसको हम किसी भी चीज़ की भी कमी नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए। वो उसकी तरफ एकटक देखते हुए बोली। उसकी आवाज़ में, उसकी बात में दिव्य ने एक कड़वा हिस्सा महसूस किया। साथ में उसके आहुति के होने वाली बात न पता होने पर हैरान भी था। पर फिर जब उसने अपना लिया तो फिर उस बात को खोदने का कोई मतलब नहीं था। वो पूछकर उसके दर्द कुरेदना नहीं चाहा। साथ में उसे खुशी थी कि वो अच्छी लड़की है। वो आहुति को एक माँ का प्रेम दे सकती है। उसके चेहरे पर इस वक्त संतुष्टि के भाव थे। वो कुछ ना कहकर बस मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। रानी जहाँ अपने फोन में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ सुधा जी, चंदर जी, रीता जी से बात कर रहे होते हैं। दुबे परिवार के कई जगह ढाबे चलते हैं। नामी गिरामी परिवार है। अमन वकालत कर रहा है। दिव्य कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है। इस बार उसका दूसरा साल चल रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर मस्त पार्टी है। सुधा जी रीता जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी बातों को पूरी मक्खन मलाई में लपेट कर, बस एक बार इनकी दुकान वापस से चल पड़े तो बड़ी कृपा हो जाएगी। आपने कहा था कि आप शादी के बदले दुकान में इनकी मदद करेंगी और अभी आप इनको रकम का चेक भी दे दी। इससे बड़ी कृपा क्या होगी? अब हमारी बेटी आपकी हुई। आपको जैसे रखना है, जो करना है करिए। वैसे तो सब काम कर लेती है, बस पढ़ाई नहीं की है ज़्यादा, अमन बाबू की तरह। नहीं तो ठीक ही है। उनकी बात सुनकर रीता जी हंसते हुए, हाँ हाँ ठीक है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि वो हमारे घर अमन और आहुति को अच्छे से संभाल ले। अच्छा भाई, अब मंदिर की तैयारी भी रुकवानी होगी। पंडित जी को मना करना होगा। चलते हैं, अब इजाज़त दीजिए। उनकी बात पर पति पत्नी दोनों मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दिए। उसके बाद चंदर जी प्रीति के पास जाते हैं तो दिव्य आहुति को लेकर एक तरफ हो जाता है। प्रीति बड़ी याद से उन्हें देखती है कि कुछ तो बोलें आज वो। चंदर जी उसकी तरफ देखकर, हमारे मान का ख्याल रखना। कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना है जिससे हम बदनाम हो, और ना ही जुबान चलानी है। जैसे बनती वैसे ही रहनी चाहिए। कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने उसके पल भर के जगे अरमानों पर झट से पानी फेर दिया। उनकी बात सुनकर प्रीति रुआंसी हो गई, पर रोई नहीं। उसने खुद के आंसुओं को जब्त कर लिया था। वो कुछ ना बोलकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। उसे लगा था कि कम से कम आज तो वो उसे गले से लगाएंगे, पर हमेशा की तरह आज भी उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। उसके बाद वो सभी घर के लिए रवाना हो गए। एक कार में अनामी जी, राहुल जी, मुकुल जी और रीता जी थे, तो दूसरी कार में आहुति, दिव्यांक और प्रीति थे। कार दिव्य ही चला रहा होता है। दोनों पति पत्नी उसे बेचने में कामयाब रहे। यह शादी नहीं, सौदा था। उन तीनों के चेहरे पर उसके जाने की जरा भी शिकन नहीं थी। वो तीनों भी अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचते ही अनामी जी दनदनाते हुए घर में चली गईं। प्रीति कार से उतरी, उसका एक हाथ आहुति ने पकड़ रखा था।
रीता जी उसका घर प्रवेश करवाती हैं। उसके बाद दिव्य से कहकर प्रीति का सामान अमन के कमरे में रखवाती हैं। प्रीति थोड़े बहुत जो भी रस्म थे वो करती है। रीता जी उसको अमन के कमरे की तरफ इशारा करते हुए, आज से वो कमरा तुम्हारा भी है, तुम वहीं रहोगी, जाओ कपड़े चेंज कर लो। उनकी बात सुनकर आहूति उनसे, दादी मम्मा आहू के कमरे में क्यों नहीं रहेंगी, वो उदास होते हुए बोली। प्रीति जिसका उस कमरे में भी जाने से दम घुट रहा था, वो खुद को संयमित करते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर, मम्मा दोनों कमरों में रहेंगी, आप चिंता मत करो। उसकी बात सुनकर आहूति ज्यादा खुश तो नहीं हुई, पर हाँ वो मान जरूर गई। उसे अमन से डर लगता था, अगर उसे प्रीति की जरूरत हुई तो वो कैसे उसे अपने पास बुलाएगी। यही सोचकर वो उदास थी, पर बड़ों के डर से वो कुछ बोली ही नहीं। प्रीति भी अपने मन को शांत करते हुए कमरे के अंदर कदम रखती है। कदम रखते ही उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। चारों तरफ अस्मिता की फोटो थी, वो अंदर से सिहर गई। ऐसे में वो कैसे रहेगी। अस्मिता पर ही आहूति गई थी। फिर खुद को शांत कर अपने बैग से कपड़े निकाल बाथरूम में जाकर चेंज करके वो बाहर आती है, जहाँ रीता जी किचन में किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वो थोड़ा अंदर जाती है तो उसे अनामी जी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो अपने सिर पर पल्लू डाले उसके पास जाकर उनसे, मम्मी हटिए हम बना देते हैं। उसकी बात सुनकर दोनों सास बहू का ध्यान उस पर जाता है। अनामी जी खीर और दाल का पराठा बनाने की तैयारी कर रही थी। हमारे यहाँ जब बहुएं उतरती हैं तो उन्हें यही दिया जाता है। रीता जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, अरे बेटा अभी आपकी रसोई वाली रस्म नहीं हुई है, तो आप जाओ, अनामी जी है ना, वो बना लेंगी। उनकी बात सुनते ही अनामी जी छनकते हुए उनसे, हाँ बस खाली अनामी की ही जान खाना, आपको कोई और तो दिखता नहीं है। अनामी ही बस खटेगी इस घर में। नौकरानी को भी बड़ी दिलदारिता दिखाते हुए 1 हफ्ता की छुट्टी दे दी, और अब इसे भी। ऐसा है अब मैं नहीं कर रही। और तुम्हें बड़ा शौक है ना अपना नंबर बढ़वाने का, तो आओ बनाओ, इसी से तुम्हारी रसोई की शुरुआत हो जाएगी। अब किचन तुम ही संभालोगी। मुझे जितना संभालना था मैंने संभाल लिया, अब मुझसे नहीं होगा। इतना कह वो वहां से बाहर चली गई। प्रीति को ऐसे लहजे की आदत सुधा जी ने डाल रखी थी, तो उसे कुछ खास बुरा नहीं लगा, और लगा भी तो उसे घोट कर पी गई। रीता जी अफसोस से प्रीति की तरफ देखते हुए, उसकी बातों को दिल पर मत लेना, वो थोड़ी झक्की टाइप की है। अगर थकी नहीं हो तो आओ ये रस्म भी कर ही लेते हैं। अब इनके पास भी कोई चारा नहीं था। उनकी बात सुनकर प्रीति अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए, जी नहीं मैं थकी नहीं हूँ, मैं कर लूँगी, आप चिंता मत करो। उसकी बात सुनकर रीता जी मुस्कुराकर चूल्हे छूने की रस्म करती हैं। कुछ वक्त बाद वो बाहर चली जाती हैं। वहीं प्रीति खाना बनाने में जुट जाती है। दिव्य जो कि पानी पीने के लिए किचन में आया था, उसे किचन में काम करता देख वो ठिठक गया। वो असमंजस से, आप अभी अभी तो इस घर में आई हैं और तब तक आपको किचन में भी लगा दिया। उसकी आवाज़ सुनकर प्रीति चौंकते हुए डोर की तरफ देखती है, जहाँ वो उसे असमंजस भरी नजरों से देख रहा होता है। उसकी बातों पर ध्यान जाते ही वो मुस्कुराकर, हम ही मम्मी जी से बोले कि लाइए हम कर देते हैं, ऐसे हमें एक जगह बैठे रहने की आदत नहीं है, और आज से शुरू करें या कल से क्या फ़र्क पड़ता है, अब उसके लिए तो ये जिल्लत आम ही था। दिव्य उसके थोड़ा करीब जाकर अपनी आंखें छोटी करते हुए, इतनी सीधी रही ना अगर इस घर में, तो आपको नौकर बनाकर रख देंगे सब। उसको उसके घरवाले का पता अच्छे से है कि उनका व्यवहार कैसा है। उसकी बात सुनकर प्रीति झिझकते हुए, अपने घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। अच्छा हमारी छोड़िए, आप बताइए, आपको कुछ खाना हो तो हम बना दें, और आहूति का कुछ फेवरेट हो तो वो भी बना दें। बच्ची उदास हो गई थी, वो बात टालने के लिए बोली। उसकी बात सुनकर दिव्य मुंह से गहरी सांस छोड़ते हुए, यहाँ दबकर रहने की ज़रूरत नहीं है, अब घर उनका जितना है उतना ही आपका भी है। रही बात हमारी, तो हमें खीर पसंद है जो कि बनी चुकी है, महक से बता सकते हैं, और आहूति को आलू के पराठे सॉस के साथ पसंद है। उसकी बात सुनकर प्रीति अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए, हाँ धन्यवाद, वो मुस्कुराकर पोलाइटली वे में बोली। उसके बाद उसने पकी हुई खीर को उतारकर साइड में रख दी। कुकर में आलू उबालने को रख दिए। वहीं दिव्य भी फ्रिज से पानी निकाल पीते हुए उसे देखे ही जा रहा था, पर वो अपने में मगन थी। उसे उस पर कहीं ना कहीं अब बहुत तरस आ रहा था। वो अपने घर वालों
और उनकी किचकिच से दूर रहने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लिया था। वो वहाँ हॉस्टल में रहता था। उसके बाद वो वहाँ से चला गया क्योंकि उसकी मौजूदगी में प्रीति कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही थी। वहीं उसके जाते ही प्रीति के सुकड़े कंधे खुल गए। रात का समय 10:30 बजे। सभी अपने अपने कमरों में थे। प्रीति भी आहुति के कमरे में चली आई थी क्योंकि आहुति उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से अलग कर ही नहीं रही थी और इस बात से प्रीति को जरा सी भी आपत्ति नहीं थी। आखिर उसे भी तो कोई इतना अटेंशन देने वाला इंसान पहली बार मिला था, तो वो भी उतना ही खुश थी जितना कि आहुति खुश थी। आहुति के साथ खूब सारी बातें की, उसके साथ खेला भी, उसे अपने हाथों से खिलाया भी। अनामी जी उसे बिना पति से पहले न खाने की हिदायत दे दी थी, तो बेचारी अभी भी खाना नहीं खाई थी। आहुति उसकी गोद में सिर रखकर लेटते हुए उसके हाथों को अपने पेट पर रख उस पर हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए उससे, मम्मा आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आज हमारा दिन हर रोज की तरह नहीं बीता, बल्कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा बीता। कोई भी हमारे साथ नहीं खेलता है और ना ही हमें बच्चों के साथ बाहर खेलने देते हैं। प्लीज़ आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। बदले में हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। प्रॉमिस। वो उसे टुकुर टुकुर देखते हुए बोली। उसकी बात सुनकर प्रीति मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए, हम अपनी आहू को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और आप हमें कभी परेशान कर ही नहीं सकती हैं। अच्छा बहुत रात हो गई, सो जाइए। वो उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर राहु उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेटते हुए, नहीं हमें नींद नहीं आ रही है। उसकी बात सुनकर प्रीति हंसते हुए, कहानी सुनाए हम, फिर क्या पता नींद आ जाए। उसकी बात सुनकर आहुति खुशी से चहकते हुए, हाँ हाँ सुनाओ ना, हमें कहानियाँ सुननी बहुत पसंद है। चाचू सुनाते हैं हमें, जब वो फ्री होते हैं तब। बाकी तो कोई नहीं सुनाता। वो अंत में थोड़ी उदासी हो गई। प्रीति मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए ही, हम है ना अब, हम आपको रोज कहानी सुनाएंगे, प्रॉमिस। उसकी बात सुनकर आहुति की आंखें चमक उठती हैं। वहीं प्रीति भी उसे परियों की कहानी सुनाने लगती है। वो भी बड़े चाव से सुन रही होती है। वहीं दिव्य जो कि आहू से मिलने आया था, वो उन दोनों को देखकर डोर पर ही रुक गया, फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आहुति भी कुछ वक्त बाद नींद के आगोश में चली गई। प्रीति की भी आंख एक पल को लगी ही थी कि तभी उसे अमन की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। वो घबराते हुए आहू को आराम से बिस्तर पर सुलाकर उसके इर्द गिर्द तकिया रख डोर बंद कर वहां से अपने कमरे की तरफ भाग कर गई। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अमन उसका सामान बड़ी बेरहमी से आंगन में फेंकते हुए उसे गालियों से नवाज रहा होता है। उसकी गाली सुनकर तो प्रीति का मन घिनना उठा। वहीं उसका सारा सामान इस वक्त आंगन में फैला हुआ था। कुछ तो पानी में भी चले गए थे। नल थी ना आंगन में। अनामी जी और रीता जी वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो बड़ी बेरहमी से उनको झटका दे रहा था। प्रीति झट से उसके पास जाते हुए हकला कर, ये आप क्या कर रहे हैं? वो अटकते हुए बोली। उसको देखकर तो अमन का पारा और हाई हो गया। वो उसका गला पकड़ लेता है, जिसकी उम्मीद प्रीति को नहीं थी। उसके ऐसे गला पकड़ने पर वो सदमे में चली गई थी। उसका दम घुटने लगा था। वो पूरी जोर लगाकर उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसे करते देख राहुल जी और मुकुल जी भागकर उसको पीछे खींच लेते हैं। रीता जी गुस्से से, ये क्या हरकत है अमन? अमन को उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। वहीं प्रीति अपना गला पकड़े जोर जोर से सांसें ले रही थी। अनामी जी तो एक तरफ अपना सिर पकड़े बैठी थी। अमन गुस्से से रीता जी की तरफ देखकर प्रीति की तरफ उंगली दिखाते हुए, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये यहाँ मेरी बीवी नहीं, बल्कि उस लड़की की सिर्फ माँ बनकर रहेगी। तो हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? उसकी बात सुनकर राहुल जी थोड़ा कड़क अंदाज में, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसका भी हक उस कमरे पर उतना ही है जितना कि तुम्हारा, और वहां नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी वो? उनकी बात सुनकर अमन गुस्से से प्रीति की तरफ आंखें तरेरते हुए, कहीं भी जाए कहीं भी रहे, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, पर ये मेरे साथ एक कमरे में तो नहीं ही रहेगी। और तुम आइंदा से मेरी बीवी बनने का ख्वाब तक मत देखना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है और ना ही ऐसी शक्ल
कि तुम मुझे अमन दुबे को रिझा सको। इतना कह वो गुस्से से अपने कमरे में जाकर धड़ाम से डोर बंद कर देता है। वहीं सभी उसकी इस हरकत पर उससे खींच गए थे। वहीं प्रीति की आंखों से तो आंसुओं की धार बह ही रही थी। धीरे धीरे करके सभी अपने कमरे में चले गए। अनामी जी रीता जी की तरफ चिढ़कर, बस इसी दिन को देखने के लिए आपने ये शादी करवाई थी। बोली थी मैं, पर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोलती रहती हूँ। वो इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। प्रीति स्तब्ध सी एक जगह खड़ी थी। उसकी जिंदगी में न जाने और कितना सहना लिखा था। उसके गले पर रमन की उंगलियों के छाप थे। उसकी आंखों से आंसू झरझर कर नीचे बह रहे थे। रीता जी उसके पास आकर हचकचाते हुए, माफ करना बेटा, आप आहुति के कमरे में चले जाओ। हमारी गलती है जो हम आपको उस कमरे में रहने के लिए बोले। इतना बोलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। प्रीति कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। फिर कुछ देर बाद खुद को शांत कर उन्हीं कपड़ों और सामानों को समेटकर आहुति के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामानों को एक साइड में रख वो वहीं एक कोने में गुमसुम सी बैठ गई। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। वो रो तो रही थी, पर उसके रोने में आवाज नहीं थी। उसका हृदय इस वक्त बिलख कर रो रहा था। उस पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही महसूस कर रही थी। वो रोते रोते वहीं जमीन पर ही सो गई। वहीं दूसरी तरफ दिव्य, जिसने अपने कानों में हेडफोन लगा रखा था, तो उसे क्या हुआ उसका कुछ पता ही नहीं चला। आगे की कहानी